जय हिंद दोस्तों। आज हम आगे संविधान का पाठ पूरा करते हुए चलते हैं इसमें। तो हमने पिछली क्लासों में 272 तक आर्टिकल करवा दिए थे। तो आगे करते हैं इसमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो आर्टिकल 273 क्या कहता है। ये कहता है कि जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। देखो ये होता क्या। जूट मतलब एक सामान होता, मतलब सामान होता, और सामान जो होता है उस पर क्या होता है, शुल्क। शुल्क का मतलब है कोई एक प्रकार से समझो भाड़ा या टैक्स। ठीक है। तो उसका निर्यात, निर्यात का मतलब कोई भी हम एक तो होता है आयात, एक होता है निर्यात। निर्यात का मतलब कहीं पे भी एक्सपोर्ट करना, और एक होता है इम्पोर्ट करना। तो ये होता है इसमें एक्सपोर्ट। जब हम किसी को निर्यात करेंगे यानी देंगे, यानी एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उसके लिए वो क्या है, शुल्क देना शुल्क के स्थान पर क्या, अनुदान, अनुदान देना पड़ेगा। वो आर्टिकल 273 कहता है। आर्टिकल 274, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिलहाल को हमें अपना संविधान फुल करना, पूरा करना कि उसमें हर एक आर्टिकल में है क्या। तो इसके लिए आगे चलते हैं। 274 क्या है, जो कराधान, कराधान का मतलब होता है कोई भी एक प्रकार से चीज़ों को, मान लो जैसे कोई तालिका होती है और तालिका में कुछ सामान होते हैं। सामान जैसे मान लो चलो एक छोटी जैसे घर का राशन है, घर के राशन में कि चीनी होगी, तेल हो गया, इस तरीके से कोई भी सामान हो गया। उसमें क्या होता है कि उन्हें सबको एक प्रकार से जोड़ते हैं और उसके लिए एक टेबल बना कर उसे हल करते हैं। तो इसी प्रकार से कराधान होता है। तो कराधान होता है उसमें जो विधेयक होते हैं, विधायक, उनके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की अपेक्षा आर्टिकल 274 में की गई है। आगे है कुछ राज्यों के संबंध, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुदान का मतलब होता है कुछ समर्पित करना किस चीज को। ठीक है। तो जो राज्य हैं वो संघ से समर्पित होंगे। तो संघ का मतलब पूरा केंद्र है। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल, 275 आर्टिकल में दिया गया। आर्टिकल 276 कहता है कि जो वृत्तियों या व्यापारों आदि पर कर, टैक्स, उस आर्टिकल 276 के अनुसार लगाया जाता है। व्यावृत्ति के बारे में जो दिया गया आर्टिकल 277 में दिया गया, और आर्टिकल 278 को निरस्त कर दिया गया, यानी खत्म कर चुके हैं इसे हम। आर्टिकल 289 उनासी में क्या है कि शुद्ध आगम, शुद्ध आगम की, आगम आदि की गणना करना। तो इसके बारे में दिया गया। यहाँ पे ये शुद्ध आगम की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। शुद्ध आगम के बारे में दिया गया जो, यानी शुद्ध वस्तु वगैरह ये चीज़ जो होती हैं उसके बारे में दिया गया। आर्टिकल 280 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 280 वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 281 कहता है कि जो वित्त आयोग है ना उसकी सिफारिश क्या है, उसके बारे में दिया गया। आर्टिकल 282 में संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले खर्च यानी व्यय के बारे में जो दिया गया, 282 में दिया गया। आर्टिकल 283 कहता है कि जो संचित निधि है, मैंने बताया पहले भी कि संचित निधि क्या होती है। जैसे मान लो भारत सरकार, तो भारत सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है, संचित निधि में। और जब भी कोई व्यवस्था बनानी होती है, कहीं भी पैसा खर्च करना होता है, तो कहाँ से निकाला जाता है, संचित निधि से निकाला जाता है। उसके लिए कुछ प्रोसेस दिए जाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे आर्टिकल 273 में। तो इसमें दिया है संचित निधि और लोक लेखा, लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि की बात की गई है। आर्टिकल 284 क्या कहता है, ये कहता है कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वारकर्ताओं की धनराशि की अभिरक्षा, जो उसमें किसमें दी गई है, अभिरक्षा आर्टिकल 284 में दिया गया। आर्टिकल 285 क्या कहता है, ये कहता है संघ की संपत्ति को राज्य के करो यानी टैक्सों से छूट देना, यानी टैक्स में जो छूट देगा वो क्या देगा। आर्टिकल 285 जो राज्य की संपत्ति है उसके बारे में। आर्टिकल 286 ये कहता है कि माल के क्रय विक्रय पर टैक्स के अधिरोपण की जो शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 286 में दी गई है। आर्टिकल 288 क्या कहता है, ये कहता है कि जो जल या विद्युत के संबंध में राज्य द्वारा कराधान की कराधान में जो छूट है, मैंने भी बताया कि छूट होती है एक प्रकार से, तो उसके बारे में छूट दी गई, किसमें दी गई, कराधान में 288 में दिया गया। आर्टिकल 289 क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य संपत्ति आय को संघ के कराधान से छूट
जो संघ है और राज्य है उसके कराधान से छूट जो है कौन देगा, संघ के कराधान से छूट दे मिलेगी सर। ठीक है, ये 289 क्या था, 290 क्या कहता, ये कहता कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, मतलब जो कुछ खर्चे हैं उनके खर्चों को और पेंशनों का समायोजन आर्टिकल 290 में दिया गया। तो ये बात याद रखना। आर्टिकल 291 को खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट हो चुका है। आर्टिकल 292 ये क्या है कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा उधार लेना, यानी हम सीधी सी बात है भाई, कुछ भी देश है या कोई भी चीज चलाने के लिए एक लोन लिया जाता, लोन लेने के लिए क्या करते हैं, भारत सरकार मतलब विदेश से या कोई और देश से क्या लेगी, लोन लेगी या पैसा उधार लेगी। तो कौन सा आर्टिकल आता, 292। ठीक है, जो आर्टिकल 293 है ये क्या करता है, ये राज्य द्वारा उधार लेने की जो शक्ति है इसमें दी गई है, यानी देश तो का पूरा, तो राज्य क्या होता है उसके छोटे छोटे भाग जो देते हैं, जैसे मान लो यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं तुम्हारे राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। आर्टिकल 294 यह अस्थियों, अधिकारियों और दायित्वों को बाध्यताओं का अधिकार जो दिया गया, किसमें दिया गया, आर्टिकल 294 में दिया गया। आर्टिकल 295 क्या कहता है, ये कहता है कि जो अन्य देश है ना उनमें आर्टिकल 200 मतलब अन्य देशों में जो कर ले उधार लेने की स्थिति है क्या दिया गया, 294 के अधीन कर दिया। जैसे 294 दे रखा, अस्थिर अधिकारी को जो मतलब शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 295 में भी इसी तरीके से दिया गया, कुछ दशाओं में अलग से। आर्टिकल 296 क्या कहता, ये कहता स्वाम्य विहीन होने पर प्रोद्भूत संपत्ति, मतलब जो संपत्ति प्रोद्भूत होती है उसके बारे में जो दिया गया, किसमें दिया गया, आर्टिकल 296 में दिया गया। आर्टिकल 297 क्या कहता, जो आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होना, संघ में निहित होना है। आर्टिकल 298 कहता है कि जो व्यापार करने की शक्ति है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। आर्टिकल 298 क्या है, व्यापार करने की शक्ति, यानी कोई भी इंसान व्यापार किस तरीके से कर सकता है उसे क्या क्या शक्ति दी गई है, इसमें दिया गया। आर्टिकल 299 क्या था, संवीक्षाएं। आर्टिकल 300 में दिया गया कि वाद और कार्यवाहियां जो दी गई हैं। आर्टिकल 200 ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, देखो आर्टिकल 300 ए क्या है, एक कानूनी अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है, जो कि ये पहले एक मौलिक अधिकार था 7वां, लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार रह चुके हैं, 6। ठीक है, तो आर्टिकल 201 क्या कहता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 301 में दिया गया। 302 में क्या कहता कि व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्वर्धन अधिरोपित करने की संसद को शक्ति, यानी भाई कुछ भी काम जैसे मान लो रोकथाम करने के लिए किसको शक्ति दी जाती है, सीधी सी बात संसद को दी जाएगी। जैसे कि हम पहले ही बात बता चुके कि कानून बनाने की और कानून तोड़ने की शक्ति केवल किसको है, संसद को। ठीक है, आगे आते हैं इसमें 303। आर्टिकल 303 क्या कहता, जो व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायियों मतलब कानूनी शिकायतों शक्तियों पर निर्बंध का मतलब होता बंधनहीन, यानी आबंधन, जिस पर कोई बंधन ना किया जाए, उसके बारे में दिया गया। जो व्यापार वाणिज्य संबंधित जो संघ और राज्य की विधियों है ना उनको शक्ति जो दी गई है वो किसके अनुसार दी गई है, आर्टिकल 303 के अनुसार। आर्टिकल 304 क्या कहता है, ये कहता है कि जो राज्य है राज्य के जो बीच में व्यापार और वाणिज्य समागम पर जो निर्बंध है, जो मतलब आबंधन है, बंधनहीन है, जो उन्हें किसमें दिया गया, आर्टिकल 304 में दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 305 क्या कहता, 305 ये कहता है जो राज्य है उसका एक अधिकार का उपबंध, मतलब एक अधिकार का उपबंध क्या होगा। आर्टिकल 306 को रद्द कर चुके। आर्टिकल 307 क्या कहता, आर्टिकल 307 क्या कहता, ये कहता कि आर्टिकल जो 303 है और 304 है उसके प्रयोजन जो है ना उसके लिए
प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 307 में। आर्टिकल 308 में क्या है, निर्वाचन दिया गया। ठीक है। आर्टिकल 309 में है सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती, यानी जो सरकारी नौकरी जो भर्ती होती है उसके बारे में दिया गया। आर्टिकल 309 में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फिलहाल के लिए ये आर्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 310 जो सेवा करने वाले, जो सेवा करते हैं मतलब जो सरकारी सर्विसमैन होते हैं उनके लिए सेवा करने वालों का जो कार्यकाल है इसमें दिया गया 310 में दिया गया है कि मान लो आर्मी की सैलरी जो वो इतनी होगी, मतलब इससे इतना समय दिया जाएगा, और एक टीचर को इतना समय मतलब 60 साल के लिए रखा जाएगा। मतलब कोई वकील है तो उसको 62 साल तक के लिए छूट दी गई है। इस तरीके से आर्टिकल 310 में दिया गया। आगे है आर्टिकल 311 जिसमें दिया गया है कि जो सिविल हैसियत है, सिविल का मतलब है जैसे IAS PCS वगैरह जो होते हैं, इस तरीके से सिविल हैसियत है उसकी जो नियोजित है व्यक्ति जो होते हैं उनको पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कहते हैं कि सरकारी नौकर को हटाया नहीं जा सकता, तो हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है आर्टिकल 311 के अनुसार। तो यहाँ पर देखा कि आर्टिकल 311 जो है क्या कर देगा, मतलब जो कोई पदाधिकारी है उसे हटा सकता है कुछ यानी मुद्दों को लेकर। ठीक है। आर्टिकल 312 क्या कहता है, ये कहता है कि देखो ये बात तो सबको पता है, आर्टिकल 312 दिया है अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं इसमें, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 312A में क्या गया कि जो सेवा व्यक्ति है ना, जो सेवा करता व्यक्ति उसके परिवर्तन जो होएगा उसकी शक्ति संसद को है। ठीक है। यानी सीधी सी बात करूं, मान लो कोई भर्ती है और भर्ती निकाली और उसमें कोई भी परिवर्तन करना, मान लो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल हो गई आर्मी की भर्ती को, पहले 15 साल की थी, उसमें पेंशन भी मिलती थी, मतलब सारी चीज़ मिलती थी। लेकिन अब क्या है, उसे 4 साल कर दिया और एक रिटायर घोषित कर दिया कि 4 साल बाद इतने रुपए देकर उसे रिटायर कर देंगे। उसके बाद उसकी जो भी मतलब जो पहले जो फ्रीडम या जो पहले अपॉर्चुनिटी दी थी, अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर दी। अब तो जो ऐसी व्यवस्था है वो किसने करी, संसद ने। इसका अधिकार किसको है, संसद को। तो कानून ही बनाया है कि हाँ भाई इस चीज़ को हटाओ और दूसरी चीज़ को लगाओ, यानी 4-4 साल के लिए करो, जिससे कि क्या है मतलब समाज में या फिर मतलब देश में हर एक व्यक्ति या हर एक नागरिक को मतलब एक फौज में भर्ती होने का एक योगदान मिल सके। ठीक है। आगे चलेंगे। आर्टिकल 313 क्या कहता, जो संक्रमण कालीन है ना उपबंध है वो उसमें दिए गए हैं। संक्रमण कालीन उपबंध मैंने बताया कि जैसे इमरजेंसी में जो उपबंध जो दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं, 313 में दिए जाएंगे। 314 वो खत्म कर चुके, रद्द हो चुका है। आर्टिकल 315 भाई, आर्टिकल 315 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 316 ये कहता है जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल के बारे में बताया गया। ठीक है। आर्टिकल 317 कहता है कि लोक सेवा, यानी लोक सेवा को समझ लो IAS PCS अधिकारी जो होते हैं उनके सदस्यों को हटाया जाना। यानी यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहते हैं कि हटाया जा सकता है लेकिन एक लंबा प्रोसेस चलता है, राष्ट्रपति ही हटाता है उन्हें। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब लगभग हम 1 वीडियो के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश कर लेंगे। कितने मिनट होगी लगभग, देखिए भाई रुक जा, तो जरा ब्रेक लगाना जरा। चलो भाई दोस्तों, एक शायरी पेश करते हैं छोटी सी। तो पहले माहौल बनाओ शायरी का। तो देखो कि सारे खेल मुकद्दर के हो गए, सारे खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए। सारे खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर मुकद्दर के हो गए। हमारे हाथों को खुशबू छूकर निकल गई और हम फूल देकर पत्थर के हो गए। तो दोस्तों ऐसे शायरी वायरी कुछ ना है इनमें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मनोरंजन होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो जय हिंद, धन्यवाद।